दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइड। इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के। इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। सो दीज सेशन आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड्स, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई यूजीसी नेट के लिए कर रहा है, यूपीएससी के लिए कर रहा है, स्टेट पीसीएस के लिए कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए कर रहा है, लेक्चरर के लिए कर रहा है, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है। ये सेशन उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाई वी आर स्टडिंग इट एंड व्हाट इज द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, स्टडी मटेरियल क्या है, किस तरीके से है, व्हाई वी आर लर्निंग ज्योग्राफी, क्यों पढ़ रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ यूनिट्स की। अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 6 यूनिट्स में है। हमारी फर्स्ट यूनिट में है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें बात हो रही थी वो है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है, यूनिट सेकंड में है पृथ्वी की जो उत्पत्ति कैसे हुई, उसके ऊपर बात हो रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। थर्ड यूनिट में भू आकृतियों की बात हो रही है, जैसे मिनरल्स और रॉक्स वहाँ की कैसी हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से बने हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की बातें करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत है जलवायु, जिसमें वायुमंडल का संगठन कैसा है, संरचना कैसी है, वायुमंडल की परतों के ऊपर बात करेंगे, वायुमंडल किन किन तत्वों से बना है उनके ऊपर बात करेंगे, सौर विकिरण की बात है, ऊष्मा संतुलन की बात है, तापमान की बात है हम लोग करेंगे। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण कैसे है, कैसे जो स्तरीय परिसंचरण होता है वो क्या है, जिसमें कि सबसे पहले ग्रही पवन हैं, उसके बाद चक्रवाती पवन हैं, उसके बाद जो लोकल विंड हैं वो किस तरीके से हैं, उन सब की बातें हम यहाँ पे करेंगे। मौसम प्रणालियों की बातें करेंगे। वायुमंडल में जल अर्थात बादल, आर्द्रता की हम बातें करेंगे। विश्व की जलवायु की बात है, जलवायु परिवर्तन की बात है। विश्व की जलवायु की अगर हम बात करें तो कोपेन का वर्गीकरण है, थॉर्नथेट का वर्गीकरण है, या फिर त्रिवार्था का वर्गीकरण है। तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे। महासागरों की हम बात कर रहे हैं तो महासागरीय जल के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमको ज्वार भाटा की बात करनी है, जिसके अंतर्गत हमको महासागरीय जल जो नितल में स्थलाकृतियाँ हैं उनकी बात करनी है। महासागरीय जल का जो संचलन है, जो क्षैतिज संचलन है और जो ऊर्ध्वाधर संचलन है वह क्या है, ज्वार भाटा क्या है, तरंगें क्या हैं, लहरें क्या हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी पर जीवन की बात करेंगे, किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन है, और जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एंड हाउ वी आर कंजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग्स, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये है इसका स्टडी मटेरियल, जो भी इसके अंतर्गत हम आगे कवर करेंगे। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम भूगोल पढ़ क्यों रहे हैं। भूगोल क्या कोई इसलिए पढ़ रहा है कि उसे कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या कोई इसलिए पढ़ रहा है कि उसको 11th की परीक्षा पास करनी है, 12th की परीक्षा पास करनी है, मुझे लेक्चरर बनना है जी, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे यूपीएससी निकालना है। वी आर नॉट लर्निंग ज्योग्राफी फॉर ओनली दिस। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पृथ्वी की समझ बढ़ानी है, हमको समझना है कि पृथ्वी है क्या आखिर, भूगोल में प्राकृतिक संसाधन क्या है, या प्राकृतिक वातावरण क्या है, मानवीय वातावरण क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट कल्चरल लैंडस्केप, तो हमको समझना पड़ेगा कि कल्चरल लैंडस्केप क्या है। जो भी मानव ने निर्मित किए हैं वह अपने लिए रहने के लिए घर है, मकान है, दुकान है, नहर है, रोड है, रेलवे है, सड़क है, जो भी मानव ने निर्मित किया है, ऑल दोज थिंग्स आर कम्स अंडर कल्चरल लैंडस्केप।
लेकिन इसके विपरीत जो भी प्रकृति ने बनाया है वह सब किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। अब इन्हीं की अगर हम बात करें तो जब हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो हमको बात आती है संसाधनों की। अगर संसाधनों की बात करें तो हमको बात आती है जिमरमैन की याद। तो जब इसमें जिमरमैन बोलता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, तो जिमरमैन का यह कथन बहुत सत्य है। वो बोलता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में संसाधन तब तक नहीं है जब तक कि मानवीय बुद्धि या मानवीय ज्ञान उसमें सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब मानव का ज्ञान संसाधन है, क्योंकि मानव ही सब किसी भी चीज़ को संसाधन बना रहा है। कहीं पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अब यह पत्थर तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि मानव इसमें अपनी बुद्धि, अपने कौशल का उपयोग न करके इस पत्थर को कीमती बना दे, इस पत्थर को यूजफुल बना दे। तो जब यह पत्थर पे मानव का ज्ञान और कौशल पूरा सम्मिलित होता है तो यही पत्थर जो पड़ा हुआ था आज तक, यही पत्थर आगे जाके क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। तो इसकी बात हो रही है। अब बात हुई है सतत विकास की। सतत विकास क्या है भैया? सतत विकास एक ऐसे विकास की अवधारणा है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही करता है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संसाधनों को संरक्षित करके रखने की बात करता है। तो सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले 1987 में जो बर्टलैंड कमीशन हुआ, बर्टलैंड कमीशन में सबसे पहली बार सतत विकास की अवधारणा सम्मिलित हुई। उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ की राजधानी थी भैया? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी थी। तो यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जब प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इस शिखर सम्मेलन में सबसे पहली बार सतत विकास को एक बहुत व्यापक तरीके से रखा गया और यहीं पर आया था एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या था कि एजेंडा क्या है? हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप, हाउ वी आर गोइंग टू बिकम ए डेवलपिंग स्टेट टू ए डेवलप स्टेट। कैसे हम बन रहे हैं, अर्थात 21वीं सदी में विकास किस तरीके से किया जाए कि वर्तमान की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रहें। इस बात पे एजेंडा 21 आया। इसके बाद इसी पे 2002 में कॉन्फ्रेंस हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और 2012 में फिर से कॉन्फ्रेंस हुई वहीं पे रियो डी जेनेरियो, जिसको रियो +20 कहा गया। यहाँ पे बात हुई कि क्या हमने सतत विकास के ऊपर कोई काम किया, या जो एजेंडा 21 था उसके ऊपर हमने कोई काम किया, कितना काम किया, इन सब बातों को इस पे देखा गया। इसके बाद 2015 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे? पेरिस में, जहाँ पे सबसे पहली बार 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो लक्ष्य थे वह रखे गए। कितने? 17 लक्ष्य रखे गए थे। इससे पहले जो विकास के लक्ष्य थे उनको बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इनको बोलते थे। उनको कन्वर्ट करके 17 सतत विकास के लक्ष्य रखे और इसमें भी 169 ऐसे सब थीम रखी कि किस तरीके से विकास के जो सब थीम है वह रखी जाए। तो ये थी, इन सब बातों को समझने के लिए हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। हम मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने के लिए अध्ययन करते हैं कि कैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। तो एक डिफरेंस होता है संबंध और अंतर संबंध के बीच, हम उसको बातें करेंगे आगे। वैश्विक दृष्टिकोण पे हम सब बातें करेंगे कि वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, पूरा विश्व किस तरीके से समझ रहा है, अलग अलग देशों की जो संस्कृतियां हैं, वहाँ के क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी हैं, दृष्टिकोण को हम किस तरीके से वैश्विक दृष्टिकोण को हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे आज हम कहीं पे वॉर की स्थिति देख रहे हैं किन्हीं दो देशों के बीच, तो क्यों है वॉर की स्थिति? क्या है? क्योंकि वहाँ पे संसाधन है, संसाधनों की होड़ है। तो कहीं पर जलीय संसाधन है, कहीं पे पेट्रोलियम है,
कहीं पर मानवीय संसाधन अलग है। तो अलग अलग संसाधन हैं, उन संसाधनों को समझने के लिए हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तकनीकी कौशल, हमको जीआईएस सीखना है, हमको जीपीएस सीखना है, हमको रिमोट सेंसिंग सीखनी है, हमको उपग्रह आधारित जो टेक्नोलॉजी है वो सीखनी है, नासा आज कैसे काम कर रहा है वो देखना है, इसरो आज किस तरीके से पूरे विश्व को होल्ड किया है वो देखना है। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। दैनिक जीवन को समझने के लिए उपयोगी है कि कैसे मौसम हमको प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से कंडीशन वायुमंडल की चल रही है या मौसम की चल रही है, क्या हम कहीं पर पर्यटन करने की स्थिति में हैं, क्या हम कहीं पर जाके पर्यटन कर सकते हैं अभी, कि कौन सी जगह अभी पर्यटन के लिए बहुत उपयोगी है। इन चीज़ों को समझने के लिए भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है। क्या बाहर निकलने के लिए यह कंडीशन ठीक है, खेती करने के लिए, आपदा से बचाव करने के लिए, तो इन सब बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भूगोल के अंतर्गत। जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज है पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो हम उसको समझने के लिए जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आपदा प्रबंधन, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि धराली में बादल फट गया तो वहां पर आपदा आई। धराली कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। तो यहाँ पे बादल फटने की जो घटना हो रही है, क्यों हो रही है, जलवायु से संबंधित है, लेकिन किसको प्रभावित किया, आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है वहाँ पे बहुत सारे लोग दबे हैं, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो दबी हुई है, होटल पूरा दब गए हैं। तो वो आपदा प्रबंधन करने के लिए हमको भूगोल समझ में आना चाहिए। इन्हीं सब बातों का जब हम एक होलसम अध्ययन करते हैं तो हम रिसर्च और क्यूरियोसिटी की भावना पैदा होती है हमारे अंदर कि वाई दिस हैपन एंड इन दैट पर्टिकुलर रीज़न। जब हमारे अंदर वो खोज और जिज्ञासा की भावना जन्म लेती है तो उसी से वही चीज़ें समझने के लिए हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल का अध्ययन सीमित नहीं है बल्कि असीम है। बात करते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाओं के ऊपर। रिचर्ड हार्टसोन बोलते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल्स कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। जो भी भूतल में परिवर्तनशील स्वरूप है उनका यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्कसंगत अध्ययन करना। यथार्थ उसी अवस्था में अध्ययन करना, तर्कसंगत क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अध्ययन करना और तर्कसंगत लॉजिकल होकर अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। मीन्स पृथ्वी का जो भूतल है, जो सतह है, उसमें जो परिवर्तनशील स्वरूप है उसका उसी अवस्था में सिस्टमैटिक रूप से लॉजिकल अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट है फिंच और ट्रिमार्था बोलते हैं ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। कहाँ की साइंस है, भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी तल पर जो वस्तुओं का वितरण है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिरूप है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, उसका अध्ययन करते हैं। और प्रादेशिक साहचर्य, जो भी एक चीज़ दूसरी जगह पे अलग है और एक चीज़ दूसरी जगह पे सेम है, इसी को बोलते हैं प्रादेशिक साहचर्य। किस तरीके से दो अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंशिएशन है और दो अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी समानताएं हैं, साहचर्य क्या है, इन सब की बातों का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। फिर है एक नई परिभाषा है, अलग परिभाषा, वो बोलती है कि ज्योग्राफी इज द साइंस दैट स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटररिलेटेड इंटरेक्शन। मीन्स भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया और उनके आपस के जो अंतर संबंध हैं, अंतर प्रक्रियात्मक संबंध हैं, उन सब बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब हमको समझना है व्हाट इज इंटर रिलेटेड इंटरेक्शन। इंटर रिलेटेड इंटरेक्शन क्या है भैया, इंटर रिलेशन ये है, इस तरीके से कंडीशन है जहाँ पे एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ी हैं। यह हमेशा क्या होता है, दो दिशा में होता है, द्विदिशीय होता है। जबकि अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन ये है, रिलेशन हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही
एक का प्रभाव दूसरे पे सीधे सीधे पड़ गया। जैसे सूरज है, सूरज का हमारे के साथ क्या है, एक दिशी प्रभाव है। वी आर रिलेटेड विथ सन, हम सूरज के साथ रिलेट हैं, क्योंकि सूरज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, हमारा प्रभाव सूरज के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। दैट नोन एज एक दिशी, दैट नोन एज रिलेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, हमारा इंटर रिलेशन है। हम पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित है। अगर पर्यावरण हमें कुछ दे रहा है, पर्यावरण हमें कुछ प्रभावित कर रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को तो कुछ दे रहे हैं और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, दैट नोन एज इंटर रिलेटेड इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी आप लोग देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो भागों में बटा है। लेकिन इससे पहले की एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी यह है कि भूगोल जब 17वीं शताब्दी के आसपास चल रहा था, 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो पूरे विश्व में एक अलग तरीके की कंडीशन चल रही थी और भूगोल में सिर्फ गुणात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा था। तो जब भूगोल में गुणात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा था, इसने भूगोल को क्या बना दिया, भूगोल को इलॉजिकल टाइप बना दिया और भूगोल से लोगों का भरोसा उठने लगा। भूगोल को लोगों ने साइंस का सब्जेक्ट मानना बंद कर दिया और भूगोल का अध्ययन धीरे धीरे कम होने लगा। उस समय भूगोल में एक नई शुरुआत हुई और भूगोल में क्या हुआ, एक समय विशेष में दो अलग तरीके की विचारधाराओं ने जन्म लिया और वो विचारधारा ही क्या कहलाई, द्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैतवाद को हम अलग अलग समझेंगे। ये क्या है, द्वैत प्लस वाद। द्वैत का मतलब है एक समय विशेष में एक ही विषय के ऊपर दो अलग अलग तरीके के विचारों का जन्म लेना। और वाद का क्या मतलब है, वाद का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को एक विशाल जनसमूह का समर्थन मिलना, ये है वाद। तो अब हमको द्वैतवाद का मतलब क्या है, एक समय विशेष में एक ही सब्जेक्ट पे दो अलग अलग तरीके के विचारधाराओं का जन्म लेना और एक विशाल जनसमूह द्वारा उसको क्या करना, समर्थन करना। दैट नोन एज द्वैतवाद। द्वैतवाद के जनक थे वॉरेनियस। वॉरेनियस ने 17वीं शताब्दी में द्वैतवाद की संकल्पना को क्या किया, दो भागों में भूगोल को बेसिकली उन्होंने बांटा, जिसको बोला सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल। एक को बोला सामान्य, एक को बोला विशिष्ट भूगोल। अब सामान्य और विशिष्ट को समझने से पहले हम भूगोल को समझते हैं। भूगोल के दो शब्द हैं, एक है जियो प्लस एक है ग्राफोस। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। इस शब्द को सबसे पहले दिया इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। लेकिन इरेटोस्थनीज नॉट फादर ऑफ ज्योग्राफी, यह फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, क्योंकि भूगोल में अगर हम देखेंगे तो भूगोल में फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटियस। हिकेटियस कहाँ के विद्वान थे, हिकेटियस विद्वान थे यूनान के। तो यह यूनान के विद्वान थे। इनकी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक थी, जेस पीरियोड्स। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले बात की थी किसकी, प्रादेशिक भूगोल की। तो प्रादेशिक भूगोल के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम था हिकेटियस का, इसलिए हिकेटियस को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब हिकेटियस ने काम किया, वॉरेनियस ने भूगोल को दो भागों में तोड़ा, सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल। और सामान्य भूगोल को ही आगे चल के हम्बोल्ट ने क्या दिया, समर्थन दिया। और सामान्य भूगोल को हम्बोल्ट ने बोला क्या, क्रमबद्ध भूगोल। और जो विशिष्ट भूगोल था उसको रिटर ने समर्थन दिया और उसको बोला प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्रमबद्ध किसने बोला, हम्बोल्ट ने, और प्रादेशिक किसने बोला, रिटर ने। किसको, क्रमबद्ध भूगोल क्या था, सामान्य भूगोल।
और यह क्या था, विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट को ही इन्होंने क्या बोला था, प्रादेशिक। हम्बोल्ट और रिटर दोनों को मिलके इनको बोला जाता है आधुनिक भूगोल का पिता। ठीक है, आधुनिक भूगोल का पिता। आपसे पूछते हैं कभी आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, तो हम्बोल्ट और रिटर मिलके इन दोनों को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध के रूप में देखा और विशिष्ट भूगोल को प्रादेशिक के रूप में। यही क्रमबद्ध भूगोल आगे चल के फिजिकल ज्योग्राफी में गया और यही प्रादेशिक भूगोल आगे चल के ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बना, जिसमें बहुत तरीके की फिर कंडीशनें शुरू हुई। यहाँ से शुरू हुआ भूगोल का असली द्वैतवाद। यहीं पर नहीं थमा, आगे चल के यही द्वैतवाद फिर और आगे बढ़ा और जर्मनी और फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं के बीच में प्रकृति और मानव को लेके एक नई विचारधारा ने जन्म ले लिया, जिसको बोलते हैं निश्चयवाद या नियतिवाद या संभववाद। नियतिवाद बनाम संभववाद का एक नई विचारधारा ने जन्म ले लिया। जर्मन के भूगोलवेत्ताओं ने नियतिवाद को बोला कि इसमें प्रकृति ही सर्वोपरि है, लेकिन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने उसी समय विशेष में नहीं बोला कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, बल्कि मानव सर्वोपरि है, क्योंकि मानव प्रकृति को हर उस तरीके से यूज कर सकता है जिस तरीके से वो करना चाहे। अब फ्रांस और जर्मनी में यह एक नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। तो इस विचारधारा को कम करने के लिए या इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए एक नई विचारधारा ग्रिफिथ टेलर अमेरिकी विद्वान ने दी, जिसको बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म या नवनिश्चयवाद, जिसने समन्वयकारी काम करने की बात कही। बोला कि ना तो प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि है। यहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया रुको और जाओ का, स्टॉप एंड गो का। तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं प्रकृति मानव के सामने उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तरह है जो आपकी गति को तो धीमी कर देता है, लेकिन आपके जाने वाली दिशा को वो नहीं बदल पाता। मीन्स अगर आप कभी रोड पर चल रहे हो तो जो ट्रैफिक पर पुलिसकर्मी होता है वह आपको थोड़ा क्षण भर के लिए रोक तो देगा, आपकी गति को अवरुद्ध तो कर देगा, लेकिन आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, इसको वो कभी भी कम नहीं कर सकता है। तो यही ग्रिफिथ टेलर ने बोला कि प्रकृति मानव के सामने सिर्फ एक सांकेतिक अवरोध उत्पन्न करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानव रुक जाता है। अगर हम आपदाओं की ही बात करें, केदारनाथ आपदा आई कब, 2013 में, तो क्या मानव ने उसके बाद केदारनाथ जाना बंद कर दिया? नहीं, मानव ने उसके बाद वहाँ पे और डेवलपमेंट क्रियाएं शुरू कर दी, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जितना पहले हुआ था। तो मानव वहीं पर नहीं रुकता है। प्रकृति का वहाँ पे एक कहर था, जैसा कि अभी था धराली जो हरसिल ट्रैक पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमको बादल फटने की घटना कुछ दिन पहले घटित हुई है। अगर हम उसी को समझें तो वह प्रकृति ने अवरुद्ध तो किया है, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद मानव फिर से भूल जाएगा और मानव प्रकृति की प्रगति की इस अंधा दौड़ में फिर से वहीं जाने की कोशिश करेगा जहां पे वो पहले था। तो इस तरीके से कंडीशन है। नेक्स्ट इसी में हम देखें तो जो क्रमबद्ध उपागम रहा भूगोल में, उस आधार पर भूगोल को अलग अलग भागों में बांटा। भौतिक भूगोल, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीकी और मानव भूगोल। तो ये किसने क्रमबद्ध उपागम के आधार पर मानव भूगोल, ये क्या है, भूगोल के अलग अलग जो ब्रांच हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों का मिला जुला रूप ही मानव भूगोल और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के से ही बनता है अंतरापृष्ठ जीव विज्ञान या जीव भूगोल, जिसको हम बातें करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जियोफोलॉजी का, हम क्लाइमेटोलॉजी देखते हैं, हम हाइड्रोलॉजी देखते हैं, हम सॉइल साइंस देखते हैं, हम वहाँ पे पारिस्थितिकी की बात करते हैं, पादप भूगोल की बात करते हैं, प्राणी भूगोल की बात करते हैं, पर्यावरण भूगोल की बात करते हैं। तो यह सब किसके अंदर आते हैं?
ये हैं सब ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की। अगर हम मानव भूगोल की बात कर दें तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल है जिसमें ग्रामीण और नगरीय भूगोल अलग अलग हैं। फिर हम ऐतिहासिक भूगोल की बात करते हैं, राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं, आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। अगर हम आर्थिक भूगोल में देखें, कृषि की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, औद्योगिक भूगोल की बात करते हैं, अवसंरचना की बात करते हैं, व्यापार एवं परिवहन भूगोल की बात करते हैं, सेवाओं की बात करते हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो ये है मानव भूगोल के ब्रांचेज। अब हम अगर सिद्धांत दर्शन शास्त्र की बात करें तो भौगोलिक चिंतन है, जो ज्योग्राफिकल थॉट है, वो एक अलग विचारधारा है। मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया जो है, यह भी एक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र के विधि और तकनीक के अंतर्गत अगर हम देखें तो मानचित्र कला, जो भी हम मैपिंग वगैरह है, मात्रात्मक तकनीक, मीन, मोड, मीडियन, अपकिरण की मांग, फिर कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इन सब का अध्ययन, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, हम फील्ड में जाके जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका, भू सूचना जिसमें GIS, GPS, LIS, रिमोट सेंसिंग, एडास, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, यह सब किसके आधार पर है? सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पर भूगोल के ब्रांचेज हैं। अब इसी की जो दूसरी अप्रोच थी वह थी भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, रीजनल अप्रोच के आधार पर। तो वहाँ पर हमको क्षेत्रीय अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन देखने को मिला। प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक विश्लेषण है, प्रादेशिक योजना है। मीन्स ये भी होता क्रमबद्ध रूप से ही है, लेकिन एक छोटे क्षेत्र विशेष के रूप में, एक कम छोटे क्षेत्र विशेष के रूप में उसकी सारी चीज़ों का अध्ययन करना, किस तरीके से वो प्रदेश डेवलप करेगा, उन सब बातों का अध्ययन करना ही, किस तरीके से वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएंगी, उन बातों का अध्ययन करना ही इसका विषय वस्तु है। अगली जो बात कर रहे हैं हम वो है स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो स्कोप का मतलब है अध्ययन क्षेत्र। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के हमने लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जियोफोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं, हम वेजिटेशन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये हैं, हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? भूगोल के अंतर्गत। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, कल्चरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, सोशल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो हम इनको भी भूगोल में पढ़ते हैं। और मानव की जो सस्टेनेबिलिटी है पर्यावरण के साथ, या पर्यावरण की जो सस्टेनेबिलिटी है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है किसी भी जीव का, मानव का, अन्य जीवों का, वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इन सब बातों का अध्ययन भी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट और जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट हैं उनको कवर करते हुए अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी में हम अलग तत्वों का अध्ययन करेंगे। हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके के लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किस तरीके के वहाँ पे क्लाइमेट है, मौसम कैसा है, कितना टेम्परेचर रह रहा है, कितनी बारिश हो रही है, वायु प्रेशर कैसा है, क्लाइमेट साइक्लोनिक कंडीशन है या नहीं है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है या नहीं है, लोकल में कौन कौन सी विंड चल रही हैं। ठीक है, हम वाटर की बात करेंगे। अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे वहाँ पे ज्वार भाटा की बात करेंगे, हम लहरों की बात करेंगे, हम तरंगों की बात करेंगे, हम जलधाराओं की बात करेंगे, हम ओशन बॉटम में जो डिफरेंट तरीके की स्थलाकृति है उसकी बात करेंगे। अगर हम सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम सॉइल प्रोफाइल पे बात करेंगे, सॉइल के जो गुण हैं उन पे बात करेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन के कारणों पे बात करेंगे। तो फिर हम वेजिटेशन या पर्यावरण के ऊपर बात करेंगे तो किस तरीके की वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मिल रही है हम उस पर बात करेंगे, हम बायोम की बात करेंगे, हम बायोस्फीयर की बात करेंगे। तो इन सारी बातों का अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन क्षेत्र है। अब है नेक्स्ट है
कि हाउ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, कैसे मानव और पर्यावरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है। क्या है? निर्भरता है। मनुष्य भोजन के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, खनिज तत्वों के लिए, ऊर्जा के लिए, सारी चीज़ों के लिए किस पे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण पर जुड़ा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट पर जुड़ा हुआ है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? जिसको अडेप्टेशन बोलते हैं। व्हेन वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन स्टिल वी हैव टू लिव, जब हम किसी भी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं लेकिन हमें फिर भी जीना होता है, तो उसी को बोलते हैं अनुकूलन। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब हम उस गर्मी को कम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमको उस गर्मी के साथ अब जीना है, तो हम क्या करते हैं? हम फैन यूज करते हैं, हम कूलर यूज करते हैं, हम एसी यूज करते हैं। तो ये अडेप्टेशनल थिंग है कि हमको गर्मी लगी और हमने उसके साथ रहना शुरू किया। किसके साथ साथ? संसाधनों के साथ। तो ये बोलता है भौगोलिक परिस्थितियों जैसे जलवायु है, स्थल रूप है, मिट्टी के अनुसार मनुष्य अपनी जीवन शैली और कार्य प्रणाली को ढालता रहता है। जैसा उसको सिचुएशन मिलेंगी वैसा वैसा वो काम करता रहता है। फिर है चेंज, परिवर्तन। तकनीकी और विकास के माध्यम से मानव क्या करता है? प्रकृति में बदलाव करता रहता है। जैसे कहीं पे बारिश नहीं हो रही है तो वो सिंचाई शुरू कर देता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है तो वनीकरण शुरू कर देता है, कहीं पर डेवलपमेंट करना है तो वो शहरीकरण शुरू कर देता है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट की स्थिति शुरू होती है। तो परिवर्तन, तो जो अगर हम आगे चल के जब हम पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी, तो वहाँ पर जो मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे कि वो मानव भूगोल को जो 3 सिद्धांत हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और क्षेत्रीय विभेदन का सिद्धांत, तो उसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत यही कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इन अ डायनेमिक स्टेट, हर चीज़ बदलाव की स्थिति में है, हर चीज़ गतिमान स्थिति में है। तो वही है परिवर्तन। मानव और प्रकृति दोनों ही लगातार अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवर्तन करता रह रहा है। नेक्स्ट है संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है? संसाधन, जो मैंने अभी बात की थी, सतत उपयोग की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान की आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते करते भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचा के रखने की नीतियों पर काम कर रहा है, दैट नोन एज संरक्षण। तो मानव पर्यावरणीय नीतियों और योजनाएं बनाता है जिससे कि संरक्षण लंबा हो, सतत संरक्षण हो। नेक्स्ट है प्रभाव और प्रतिक्रिया। तो मानव क्रियाएं प्रकृति को प्रभावित करती हैं। प्रकृति अपनी प्रतिक्रियाओं, जैसे कहीं पे बाढ़ लाया, सूखा लाया, जलवायु परिवर्तन हुआ, अभी बादल फटने की घटना हुई, उससे क्या हो रही है? आपदाएं आ रही हैं। आपदाओं से क्या हो रहा है? मानव जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मानव जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तो फिर से मानव को अपने जीवन को एक पटरी पर लाने के लिए अगेन वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगेन वो यहीं से रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं? रिसोर्स देने वाला एकमात्र है इन्वायरमेंट। प्रकृति पद्धत जो भी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, उनमें जब मानवीय ज्ञान, मानवीय तकनीकी, मानवीय कौशल जब सम्मिलित हो जा रहा है प्रकृति पद्धत संसाधनों में, वही किस में बदल जा रहे हैं? फिर वही बदल जा रहे हैं संसाधन में। जो जिमरमैन की बात है, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो ये थे मानव और प्रकृति के संबंध की, हाउ मैन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, और किस तरीके से वो क्या क्या करता है, किस तरीके से वो निर्भर है चीज़ों के लिए, किस तरीके से वो अनुकूलन कर रहा है, किस तरीके से वो चेंजेज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, किस तरीके से वो कंजर्व कर रहा है इन्वायरमेंट को, कंजर्व करने के लिए कैसे लॉ बना रहा है, पॉलिसीज़ बना रहा है, और कैसे वो प्रतिक्रिया कर रहा है, किस तरीके से जब वो चीज़ों से प्रभावित हो रहा है तो उनसे जब वो इफ़ेक्ट के दौरान उसकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन सब बातों का अध्ययन ही मानव और प्रकृति के संबंधों को दर्शाता है। तो भूगोल सिर्फ कुंठित होकर सोचने का विषय नहीं है, यह एक ऐसा विषय है जिसको एक ब्रॉडर व्यूअर से आपको देखना पड़ेगा, जिसको आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, जिससे ये समझ में आएगा कि भूगोल आखिर एक क्षेत्र विशेष का विज्ञान नहीं है, कुछ लोगों का भूगोल नहीं है, भूगोल के विद्यार्थियों तक ही भूगोल को सीमित करना सही नहीं है। आज यूपीएससी में कोई सिलेक्शन ले रहा है तो
एक आईएएस बनते हैं आप, एक आईआरएस ऑफिसर बनते हैं आप, एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। सो यू हैव टू नो ऑल दोज थिंग्स कि किस तरीके से आप पर्यावरण को समझेंगे। जब कहीं पर आपदा आई है तो केदारनाथ का डेवलपमेंट करना उतना आसान नहीं है जितना भुज गुजरात का डेवलपमेंट करना था। भुज में 2001 के भूकंप के बाद बहुत तगड़ा विकास हुआ, बहुत अलग लेवल पर जाके विकास हुआ, जो वहाँ की कंडीशन जिसने गुजरात की सूरत सीरत बदल दी। लेकिन हाँ, अब वहाँ पे बदल क्यों रही है? क्योंकि गुजरात कहाँ पे है? समुद्र के तट पे है। लेकिन अगर हम देखें कि केदारनाथ की टोपोग्राफी वैसी ही नहीं है जैसी भुज की टोपोग्राफी है। या अभी हम धराली गांव, जहाँ पे उत्तरकाशी में जो अभी बादल फटने की घटना हुई है, अब हम बोलेंगे कि उत्तरकाशी के उस क्षेत्र का भी विकास उसी गति से कर दो जिस गति से मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में डेवलपमेंट हो रहा है। यह संभव नहीं है। यही बात जब एक ऑफिसर बनेंगे आप किसी क्षेत्र के डीएम बनेंगे, आप किसी जिले में कलेक्टर की कुर्सी को संभालेंगे, किसी अदर जगह पर जाएंगे, आपको मैनेज करनी है चीज़ें। जब आप ये आपदा प्रबंधक बन के किसी क्षेत्र पर जाएंगे तो आपको ये सारा मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध हैं, इन संबंधों को समझते हुए वहाँ के लिए कार्यकारिणी नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। इसके बाद है अगला कि भूगोल अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध है। हाउ ज्योग्राफी इंटरेक्टेड विद द अदर सब्जेक्ट, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे भूगोल भूविज्ञान से संबंधित है तो हमने बोल दिया कि भूआकृतिक विज्ञान है। भूगोल मौसम विज्ञान से संबंधित है, हमने बोला जलवायु विज्ञान है। भूगोल जल विज्ञान से संबंधित है, हमने समुद्र विज्ञान बोला। भूगोल मृदा विज्ञान से संबंधित है, हमने मृदा भूगोल बोला। भूगोल वनस्पति विज्ञान बॉटनी से संबंधित है तो हमने पादप भूगोल बोला। भूगोल प्राणी विज्ञान से, जूलॉजी से संबंधित है, हमने प्राणी भूगोल उसको बोला। भूगोल पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित है तो हमने मानव भूगोल उसको बोला। भूगोल पर्यावरण के साथ संबंधित है, हमने पर्यावरण भूगोल बोला। भूगोल मानव शास्त्र के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ संबंधित है, हमने सांस्कृतिक भूगोल में उसको रखा। भूगोल फिलॉसफी के साथ संबंधित है तो हमने उसको भौगोलिक चिंतन, जो ज्योग्राफिकल थॉट है, उसके अंतर्गत रखा। जब भूगोल समाजशास्त्र के साथ, सोशियोलॉजी के साथ जब भूगोल संबंधित है तो हमने सामाजिक भूगोल के अंतर्गत उसको रखा। भूगोल इतिहास के साथ संबंधित है अगर तो हमने उसको ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत रखा। राजनीति के साथ तो राजनीतिक भूगोल। आज अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं वह सब किस पे बेस हैं? राजनीतिक भूगोल पे, जियोपॉलिटिक्स पे। हिंद महासागर में इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? क्यों है? क्यों हर एक देश, अमेरिका, चाइना, भारत का तो अपना अस्तित्व ही है, रशिया, ये सब क्यों यहाँ पर आना चाह रहे हैं? क्यों हिंद महासागर को टारगेट बना के रख रहे हैं? अमेरिका इतने फार है हमसे, बहुत दूर है, उसके बाद भी वो अपने सैन्य अड्डे बनाना चाह रहा है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर की पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। इतना सारा डेवलपमेंट चाइना कर रहा है पाकिस्तान में, क्यों? क्योंकि वो अरेबियन सी में आना चाह रहा है, और अरेबियन सी से वो फिर कहाँ पर आना चाह रहा है? हिंद महासागर में आना चाह रहा है। क्योंकि चाइना के लिए प्रतिद्वंदिता ज़्यादा है। उसके अगर पूर्वी हिस्से में देखें, वहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, देयर आर सो मैनी कंट्रीज। बट इधर से अगर वो आता है पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान में डेवलपमेंट करते हुए, अरेबियन सी में आ जाएगा और अरेबियन सी में हिंद महासागर पर आ जाएगा। तो जो चाइना की भी पूरी नज़र आज कहाँ पे है? जियोपॉलिटिक्स हिंद महासागर की। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय पर लगातार पाकिस्तान अटैकिंग मोड में क्यों रह रहा है? क्योंकि वहाँ की जियोपॉलिटिक्स है। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है। अभी चाइना जो लगातार ट्रंप हमारे भारत पे बढ़ा रहे हैं टैरिफ, क्या कारण है? यही कारण है जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि भारत रशिया से तेल का आयात कर रहा है, रशिया के साथ तेल के साथ डीलिंग कर रहा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि भैया हमसे पेट्रोलियम लो, तो तुम अमेरिका भी तो कहाँ से ले रहा है? रशिया से। और जो ये हमारे
मध्य के देश हैं इनसे ले रहा है और उसके बाद हमको बेच रहा है। तो इस तरीके से कंडीशन है। तो जियोपॉलिटिक्स का अध्ययन हम लोग करते हैं। जनसंख्या भूगोल, जब डेमोग्राफी किसी क्षेत्र की देखनी है तो डेमोग्राफी का अध्ययन करते हुए हमने जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करना शुरू किया। हमने माइग्रेशन के पुल और पुश फैक्टर को देखना शुरू किया कि किस तरीके से पुल फैक्टर चीज़ों को खींचते हैं अपनी ओर और किस तरह से पुल फैक्टर। हमने इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों में अंतर देखना शुरू किया कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमने जब अर्थशास्त्र के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ भूगोल का अध्ययन किया तो आर्थिक भूगोल की हमने बात की, जिसमें हमने पूरा आर्थिक दृष्टिकोण से देखा कि कितने संसाधन हैं हमारे पास, कितनी कृषि है, कितना हम आयात कर रहे हैं, कितना हम निर्यात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी जो पूंजी है वो लग रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग में हमने देखना शुरू किया। जब हमने आर्थिक सांख्यिकी के रूप में देखा तो परिमाणात्मक प्रविधि, और इवन जब हमने गणित के साथ भूगोल को जोड़ के देखा तो खगोलीय भूगोल, जिसको ज्योतिष भूगोल भी हम लोग बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए भूगोल को मदर ऑफ साइंस बोला जाता है। इसीलिए भूगोल को दूसरे के साथ जोड़ के देखा जाता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। सो होप यू ऑल enjoy दिस सेशन। अब हम इससे जो अगला हमारा जो नया वीडियो होगा, जो हमारा नया चैप्टर होगा, वहाँ पर हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बातें करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तारा कैसे बना, सितारा ग्रह कैसे बना, उपग्रह कैसे बना, इन सब पे बात होने से पहले ये ज़रूरी है कि हम विषय को समझें, हम विषय की थीम को समझें, हम समझें कि हम विषय को पढ़ क्यों रहे हैं, हम समझने की कोशिश करें कि जब हम एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के आईपीएस होंगे, हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के जब हम एसडीएम होंगे, हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में टीचर होंगे, हम कहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, कहीं पर लेक्चरर होंगे या कहीं पे और जो भी चीज़ें कर रहे होंगे, जब हमारे पास पावर होगी, क्या उस समय हमारे पास वही बुद्धि का स्तर है जो हमको यूज करनी है, जो हमको वहाँ की जो तात्कालिक कंडीशन है उनको समझते हुए काम करना है। तो इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी है कि हम भूगोल को एक विषय के रूप में न समझ के एक थीम के रूप में समझें, एक ब्रॉडर व्यू के रूप में समझें, जो हमको लगातार आगे बढ़ने की दिशा और दशा दोनों देता रहे। होप आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा ये सेशन। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।